मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। भू राजस्व व्यवस्था पर निबंध लिखे या महालवारी प्रथा पर एक निबंध लिखे या रैयतबारी प्रथा पर एक निबंध लिखे या चिरस्थायी प्रबंध के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। तो निबंध से एक क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग देखेंगे या इनमें से किसी पर पॉइंट पर आप मतलब व्याख्या कीजिए, किसी दो पॉइंट को, है ना। तो इस तरह से रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे अगर आते हैं तो हम किस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो 150 वर्षों तक पराधीन रहने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। इसके कई कुपरिणाम भी हुए। अंग्रेजों ने बड़े बड़े कृषि संबंधी सुधार किए। उन्होंने भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की प्रथा को लागू किया। लगान शासन व्यवस्था की ओर सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स का ध्यान आकृष्ट हुआ। अधिक डाक बोलने वाले को ही ठेके पर लगाना वसूलने का काम दे दिया जाता था। चूंकि ऐसे व्यक्ति को जमीन से कोई लगान नहीं था, अतः ये लोग किसानों को अधिक से अधिक चूसा करते थे। इनके आतंक की कोई सीमा न थी। इसमें कृषि को काफ़ी धक्का लगा। इस कुप्रथा से बचने के लिए 10 साला बंदोबस्त 10 फरवरी 1790 ईस्वी को बंगाल में शुरू किया गया। 1793 ईस्वी की एक घोषणा पत्र के अनुसार बंगाल और बिहार के 10 साला प्रबंध को चिरस्थायी घोषित किया गया। जमींदारों को इस अस्थायी प्रबंध से कोई तत्कालिक लाभ नहीं हुआ। लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया गया था और जो जमींदार निश्चित समय पर लगान नहीं देते थे उन्हें सनसेट लॉ के अनुसार अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि ये लोग किसानों का उपकार करेंगे, परंतु नतीजा एकदम उल्टा हुआ और जमींदारों ने किसानों के लिए कुछ किया तो नहीं बल्कि संगठित रूप से उनका शोषण किया। भारत में अंग्रेजी राज के क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण देश में अपनी परिस्थिति के अनुसार इस प्रथा को लागू किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में परिस्थिति के अनुसार जमीन की व्यवस्था और लगान की जमाबंदी प्रथाएं चलाई गई। सन 1795 ईस्वी में बनारस में उसे लागू किया गया और सन 1802 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में चिरस्थायी प्रबंध जारी हुआ। मद्रास में यह लोकप्रिय नहीं हो सका, अतः सर थॉमस मुनरो के प्रयत्न से वहां रैयतबारी प्रथा चलाई गई। बम्बई में भी रैयतबारी प्रथा लागू की गई और सन 1835 ईस्वी के बाद ही वहां इस समय में कार्य शुरू हुआ। अवध में यह अधिकार तालुकदारों को मिला। सन 1833 ईस्वी के बीच यह प्रथा उत्तर पश्चिम के प्रांतों में भी शुरू की गई। पंजाब में इसे महालवारी व्यवस्था कहा गया। सन 1861 ईस्वी के बाद मध्य प्रांत में मालगुजारी बंदोबस्त लाया गया। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप मध्यस्थों का एक नया वर्ग तैयार हुआ। रैयतों की दशा और भी जटिल हो गई। जमींदारों और किसानों की भलाई के लिए टीनेंसी कानून पास हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जमींदारों की मांगों को सीमित करना तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसी उद्देश्य से सन 1901 ईस्वी में पंजाब में लैंड एलिनिएशन एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि जमीन पुराने किसानों के हाथ से छीनकर दूसरे के हाथ में न जाए। निष्कर्ष रूप में अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप जो एक मध्यस्थ एवं जमींदार वर्ग तैयार हुआ, उससे अंग्रेजी राज को काफ़ी सहायता मिली। यह बात सर्वविदित है कि प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन में जमींदारों ने अंग्रेजों सरकार की मदद की। अस्थायी भू व्यवस्था से लाभ तथा हानियां दोनों ही थी। इसके लाभ उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में स्पष्ट थे, परंतु बीते समय के फलस्वरूप इसकी हानियां ज़्यादा बढ़ने लगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ भागों में यह प्रणाली पहले से चल रही थी, जो कि काफ़ी सफल रही। अतः कंपनी इसे देश के उन भागों में भी लागू करना चाहती थी जिन्हें बाद में जोता गया था। बहुत से अंग्रेज को यह प्रणाली सबसे अच्छी प्रतीत हुई। इस व्यवस्था की कहानी भी कम नहीं है। जमींदार जिन्हें लोग का रक्षक बनाया गया था, वास्तव में वो अच्छे शासक नहीं थे। यह उनके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता था। जमींदार का असली काम राजस्व इकट्ठा करना था, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के द्वारा उनको जमीन का पूरा मालिक बना दिया गया। इस व्यवस्था के द्वारा सामान्य जन के हितों को ध्यान में न रखकर एक छोटे वर्ग को अनावश्यक महत्व दिया गया। आधुनिक
भारत के इतिहास में अस्थायी बंदोबस्त एक महत्वपूर्ण घटना है। महलवारी या भूव्यवस्था प्रथा जो है वो क्या है? वह पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में महलवारी की भू व्यवस्था की प्रणाली शुरू की गई। इसके द्वारा कुछ स्थानों पर 30 वर्ष तथा कुछ स्थानों पर 20 वर्षों के लिए राजस्व निर्धारित किया गया। यह समझौता सम्मिलित रूप से पूरे गांव के साथ किया गया। गांव के नंबरदार ने सरकार को निश्चित लगान देने के संबंध में सारे गांव की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। लगान की जो रकम सारे गांव को मिलाकर देनी होती थी, उनके लिए प्रत्येक ग्रामवासी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था। गांववासी तब तक उस जमीन का मालिक बना रह सकता था जब तक अपनी जमीन का लगान वह देता रहता था। गांव में जमीनों के नक्शे और इस बात का पूरा ब्यौरा रहता था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। लगान की राशि जमीन की उत्पादन क्षमता, उससे उगाई जाने वाली फसल तथा फसलों के मूल्य निर्धारण के आधार पर होती थी। इसके द्वारा सरकार को समय समय पर जमीनों की उत्पादकता की जानकारी भी प्राप्त होती रहती थी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई यह थी कि गांव के नंबरदार और अन्य बड़े लोगों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी कभी उनका दुरुपयोग भी कर बैठते थे। गांव की बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक छोटे किसानों से अपनी जमीनों पर हल चलवाते थे और मुआवजे के रूप में बहुत मामूली सी रकम दी जाती थी। अवध जिले में एक और प्रणाली भी चलाई गई जिसे तल्लुकदार प्रथा कहा जाता था। इसके अधीन बहुत से गांव एक तल्लुकदार के नीचे रहते थे। सरकार 30 वर्ष के लिए तल्लुकदार से समझौता करती थी। यह तल्लुकदार अपने अधीन आने वाले गांवों से निर्धारित लगान वसूल करता था। अपनी वसूली का खर्च तथा मेहताना काटकर शेष कर सरकार के पास जमा कर देता था। रैयतबारी प्रथा क्या है? तो सर थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली का आरंभ किया था। यह प्रथा मुख्यतः मद्रास, मुंबई और सिंध में चलाई गई थी। इस प्रथा में जमींदार, नंबरदार या तालुकदार जैसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इसकी मध्यस्थता करे। इस व्यवस्था में रैयत यानी किसान तथा सरकार के बीच सीधा संबंध था। हर गांव के ब्यूरो का रजिस्टर रहता था जिसमें किसान का जोत पूरा लेखा जोखा दर्ज रहता था। सभी जोतों को अलग अलग नंबर और पहचान दे दी गई थी। इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य लगान को उसी तरह अस्थायी करना था जिस तरह अस्थायी भू व्यवस्था के अंतर्गत समझौता किया रहता था। सरकार ने जमीन की उत्पादकता और उस पर होने वाली फसल के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया। कुछ समय तक उसमें जितना औसत उत्पादन हुआ था उसके आधार पर जमीन का अनाज की दृष्टि से कीमत पहले आंकी गई। इसके बाद मूल्य को आंका गया। साल भर में खेती पर होने वाले औसत खर्च से उस मूल्य को घटाकर भूमि की शुद्ध आय का हिसाब लगाया गया। इस मूल्य के लगभग आधे के बराबर लगान निर्धारित किया जाता था। इस व्यवस्था में जोत का मालिक किसान को किसी और का नाम या अपने बच्चों को देने की भी प्रावधान बनाए रखा गया था। लाभ एवं दोष क्या हुआ? तो इस व्यवस्था का दोष यह था कि किसान को इस बात का भय लगा रहता था कि लगान बहुत अधिक आंका जाएगा। दूसरा दोष यह था कि जब तक किसान लगान देता रहता था तब तक वह अपनी जमीन का मालिक बना रहता था, लेकिन कभी वह लगान देने में विफल हो जाता तो सरकार उनकी जमीन ले लेती थी। इस व्यवस्था में सरकारी अधिकारी द्वारा आंका गया लगान बहुत अधिक होता था, अतः किसान कर्ज के बोझ में दबते गए और धीरे धीरे इस व्यवस्था ने उनकी भूमिहीनों की स्थिति में ला दिया। इस व्यवस्था का एक लाभ यह था कि भूमि संबंधी जमीन का लेखा जोखा तैयार हो गया था। जरूरत पड़ने पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। इसके लाभ के सामने इसके दोष कहीं अधिक थे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये मतलब रैयतवारी के लाभ और दोष हम लोग देखे, महलवारी के भू व्यवस्था को देखे। इस तरह से आप लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको बस एक बार दो बार सुनना है, पढ़ना है, ध्यान में रखना है ताकि आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।